हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज की वीडियो में हम क्लास 8 का जो चैप्टर 6 है, अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनल लॉ यानी कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि लास्ट चैप्टर में हमने क्या समझा था, यानी कि हमने कोर्ट्स के बारे में समझा था, जुडिशरी के बारे में समझा था। तो लास्ट चैप्टर में जो हमने जब जुडिशरी चैप्टर डिस्कस करे थे, तो उसमें हमने जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्ट है, यानी कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन सब चीज़ों को हमने समझने की कोशिश की थी कि किस तरीके से हमारी कंट्री में जो न्याय प्रणाली है वो अपना काम करती है। तो आज की चैप्टर में हम ये समझेंगे कि जो हमारी कंट्री में जो क्रिमिनल जस्टिस है, उसका जो सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है। इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो इस चैप्टर में जब हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले एक स्टोरी देखेंगे जो कि होगी किसकी, तो जो एक स्टोरी है जो कि एक मुंबई के अपार्टमेंट में मिसिस सिंधे और शांति के बेस पे एक स्टोरी है, जिसमें कि जो सिंधे है वो क्या है, शांति पे एक चोरी का आरोप लगाती है। इस स्टोरी के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी कंट्री में जो भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो किस तरीके से काम करती है। इस स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर रहेंगे वो रहेंगे हमारा मिसिस सिंधे और मिस्टर सिंधे, जो कि ऑनर है किसके, जो मुंबई में अपार्टमेंट है, तो उसमें उनका अपना एक फ्लैट है जिनका वो ऑनर है। जो शांति है वो इनके फ्लैट में काम करती है। जो राव है वो सब इंस्पेक्टर है जो कि मिस्टर सिंधे की FIR दर्ज करते हैं। सुशील जो वो सिंधे का भाई है जो कि एक लेबर का काम करता है। और जो कमला राव वो शांति की कौन है, तो डिफेंस एडवोकेट है। इस चैप्टर में ये जो स्टोरी है इसमें ये चार मेन कैरेक्टर रहेंगे। उसके बाद इस स्टोरी को देखने के बाद जो हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ये पहला जो हमारा टॉपिक होगा ये रहेगा कि जो क्रिमिनल जस्टिस है उसकी जो की प्लेयर्स हैं वो कौन कौन होते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन, किसी भी क्राइम के इन्वेस्टिगेशन में पुलिस का क्या रोल होता है उसको समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं उनका क्या रोल रहता है। फिर हम इस चैप्टर में ये भी डिस्कस करेंगे कि जो जज का रोल होता है वो किस तरीके से रहता है। और जो फिर देखेंगे कि जो फेयर ट्रायल है वो क्या है या कहते किसे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में आज डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे कंट्री के अंदर जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो किस तरीके से अपना काम करता है। तो पहले हम स्टोरी देख लेते हैं। तो स्टोरी ये रहता है कि जो मिसेस सिंधे एंड जो मिस्टर सिंधे हैं वो मुंबई के एक फ्लैट में वे रहते हैं, जहाँ पर एक शांति नाम की जो वो महिला है वो उनके घर में क्या करती है, तो घर का हाउस मेड का काम उनके घर में करती है। एक बार मिसेस सिंधे और मिस्टर सिंधे किसी वेडिंग में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, तभी जो मिसेस सिंधे है वो अपने हस्बैंड यानी मिस्टर सिंधे से कहते हैं कि उनका सोने का हार नहीं मिल रहा है। तो जो मिस्टर सिंधे पूरे घर की तलाशी लेते हैं और जिस जगह पे मिसेस सिंधे अपना हार रखते हैं उस जगह को पूरी तरीके से तलाशी लेते हैं, जबकि वहाँ पे उनका कोई भी हार नहीं मिलता है। तो इन दोनों का शक किस पे जाता है, तो इनके घर में जो काम करने वाली बाई होती है शांति, इन दोनों का शक जाता है कि जरूर हार किसने चुराया होगा, तो शांति ने ही चुराया होगा। तो वो शांति को बुलाते हैं और उसका सूटकेस की जब तलाशी करते हैं तो उसमें उसे 10,000 कैश मिलता है। तो जिसके वजह से क्या है, जो मिसेस सिंधे और जो मिस्टर सिंधे उन्हें ये लगता है कि जो शांति के पास जो ये 10,000 रुपये हैं वो कहाँ से आए, तो इनके जो सोने की हार है उसको बेच करके इसने ये 10,000 रुपये कलेक्ट किए हैं। जब शांति से उसके गोल्ड चैन के बारे में पूछा जाता है, यानी कि जो सोने की चैन है उसके बारे में पूछा जाता है, तो शांति कहते हैं कि ये 10,000 उसके भाई और उसने 1 साल से सेविंग किया, तो ये 10,000 उसके ना कि इनके सोने की गोल्ड की। और कहती है कि जो शांति कहते हैं कि उसने मिसेस सिंधे का सोने का हार नहीं चुराया है। तो मिस्टर सिंधे पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पे राव वहाँ पे जो कि एक सब इंस्पेक्टर होता है वो उसका FIR लिखते हैं कि उनके घर में चोरी हुई है, और जो सोने का जो हार है वो किसने शक के बिहार पे किसका नाम लगा दिया जाता है, तो शांति का नाम
लगा दिया जाता है। जैसे ही एफआईआर दर्ज होता है तो शांति को अरेस्ट करने के लिए और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए राव सब इंस्पेक्टर होता है वो मिसिस शिंदे और मिस्टर शिंदे के घर आते हैं और वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करते हैं कि आखिर हार कहाँ गया। शक के बुनियाद पे जो सब इंस्पेक्टर वो जो शांति उसको अरेस्ट कर लेते हैं। जब ये बात शांति के भाई सुशील को पता चलता है तो वो शांति के वो पुलिस स्टेशन जाता है और जो सब इंस्पेक्टर है उससे वो रिक्वेस्ट करता है कि वो शांति को छोड़ दे क्योंकि उसने वो चोरी नहीं की है। तब सब इंस्पेक्टर सुशील से कहता है कि वो एक जमानत पेपर लेके आए जिससे में उसकी जमानत हो तो वो क्या करेंगे तो शांति को छोड़ देंगे। सुशील कहता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कोर्ट जा करके एक वो जमानत पेपर बनवाए और क्योंकि उसके पास जो भी पैसे थे वो इंस्पेक्टर ने एक सबूत के तौर पे क्या कर रखे थे, जब्त कर रखे थे। तो सब इंस्पेक्टर के द्वारा काफी फोर्स किया जाता है सुशील के ऊपर ताकि वो ये बात एक्सेप्ट कर ले कि चोरी उन दोनों ने शांति और उसने मिलके की है, लेकिन दोनों लास्ट में यही कहते हैं कि उसने चोरी नहीं की है। फिर इन दोनों को जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो मजिस्ट्रेट जैसे ही कोर्ट में पेश किया जाता है तो मजिस्ट्रेट इनकी फाइल को क्या करते हैं तो चार्जशीट को अपने कोर्ट में दर्ज करते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन आगे चलता है तो जो शांति है और उसके भाई से पूछा जाता है कि तुम्हारा कोई जो डिफेंस एडवोकेट या लॉयर है भी या नहीं। तो शांति मजिस्ट्रेट के सामने कहती है कि वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है और वो खुद एक पुअर पर्सन है, इसलिए वो एडवोकेट या वकील हायर नहीं कर सकती क्योंकि उनकी फीस काफ़ी ज़्यादा होती है। तब कोर्ट उनको जो मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है वो उन्हें क्या करता है, एक कमला राव नाम की एक एडवोकेट को डिफेंस के रूप में कांति के डिफेंस के रूप में अपॉइंट करता है, यानी कि कमला जो है शांति और जो सुशील है इन्हें बेकसूर करने का काम, उन्हें बचाने का काम करती है कोर्ट में। फिर जब ये केस कोर्ट के अंदर चल रहा होता है तो जो कमला राव जो कि डिफेंस एडवोकेट होती है मिसेस वो शांति और सुशील की, तो वो इन दोनों से सवालात पूछती है कि किस तरीके वो जब हार चोरी हुए तो वो क्या कर रहे थे, मतलब वो कहाँ थे और हार किसने चुराए। इस चीज के लिए विटनेस के तौर पे जो कमला राव है वो मिसिस शिंदे, मिस्टर शिंदे, शांति और सुशील और यहाँ पे जो हमारे सब इंस्पेक्टर है उन सब से वो क्या करते हैं, सवालात कोर्ट के अंदर पूछती है। सवालात पूछने के बाद यह पता चलता है कि वो जो 10,000 रुपये पुलिस के द्वारा कलेक्ट किए गए हैं वो सुशील और शांति की सेविंग के मनी है, ना कि जो गोल्ड की जो चेन है, सोने की चेन चोरी किए हुए वो पैसे नहीं है। फिर कमला जो सब इंस्पेक्टर राव होता है उनकी इन्वेस्टिगेट करते करते वो एक थीफ ग्रुप को वो पकड़ते हैं जो हर एक घर में जाके क्या करते हैं तो गोल्ड की चोरी किया करते थे, जिसमें मिसेस शिंदे और मिस्टर शिंदे का बेटा भी शामिल था। तो जैसे ही ये बात कमला राव को पता चलती है तो वो दोबारा से राव इंस्पेक्टर उन्हें कोर्ट में बुलाती है और उनसे उनकी गवाही लेती है कि किस तरीके से जो राव है उन्होंने एक गोल्ड चेन ग्रुप को पकड़ा है जो कि हर घर में जाकर सोने की चोरी किया करते थे। उसमें मिस्टर राव जितने भी जो गोल्ड जब्त करते इन चोर बुआए से, तो उसमें एक जो मिसेस शिंदे है और मिसेस शिंदे का जो गोल्ड का चैन था वो उसे पहचान जाते हैं कि ये इसी के सोने का चैन है। तो जिससे ये साबित हो जाता है कि जो शांति है और जो सुशील है उन दोनों ने सोने की चैन नहीं चुराई है। तो मजिस्ट्रेट के द्वारा ये फैसला लिया जाता है कि सुशील और जो शांति है इन दोनों को छोड़ दिया जाए और राव के द्वारा जो भी एविडेंस के रूप में ये 10,000 कलेक्ट किए गए थे वो पूरा इन दोनों को लौटा दिया जाए। तो फ्रेंड्स ये वो स्टोरी था जिसमें अब हम ये सब समझेंगे कि जो क्रिमिनल जस्टिस है वो किस तरीके से काम करती है, इसमें इन्वेस्टिगेशन में पुलिस का क्या रोल रहता है, पब्लिक एक प्रोस्पेक्टर क्या होता है, जज का क्या रोल होता है और जो फायर ट्रायल होता है वो होता क्या है। तो अभी जो हमने स्टोरी डिस्कस की वो यही थी। यहाँ पे जो स्टोरी है अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस की जो कि ये है, यहीं पे वो सारी स्टोरी हमें दे रखी है। अब जो हमारा पहला टॉपिक ये है कि जो रोल होते हैं, यानी कि जो हमारा 4 प्लेयर्स होते हैं जो कि क्रिमिनल जस्टिस में, तो वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है पुलिस, दूसरा पब्लिक प्रोस्पेक्टर,
तीसरा होता है हमारा डिफेंस लॉयर और चौथा हमारा जज होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक जो स्टोरी डिस्कस की है मिसिस शिंदे और जो शांति की, तो यहाँ पे एक जो कोर्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जो शांति है उसको जो एक एडवोकेट प्रोवाइड करवाया जाता है, तो वो किसके तहत करवाया जाता है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 22 में ये लिखा गया है कि हर एक पर्सन को क्या है, अपना बचाव करने का और अपने बचाव के लिए वकील रखने का एक अधिकार है। और आर्टिकल 39A ये कहता है कि यदि कोई पर्सन गरीब है, यानी कि गरीब है, वो अपना एडवोकेट हायर नहीं कर सकता है, तो ये स्टेट का काम, ये स्टेट की ड्यूटी बनती है कि उस सिटीजन को क्या करे, तो और एक डिफेंस लॉयर प्रोवाइड कराए, कहाँ, तो कोर्ट के अंदर। तो जिसके तहत मजिस्ट्रेट ने क्या है, यानी कि कोर्ट में जो शांति है उसको एक कमला राव नाम की जो एक डिफेक्टेड लॉयर थे उसको अपॉइंट किया गया, जिसकी जो फीस थी वो कौन पे करता, तो स्टेट गवर्नमेंट पे करता, ना कि शांति। क्यों? क्योंकि वो एक गरीब आदमी थी, जिसकी वजह से ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 39A के तहत क्या था, तो इसके लिए कौन था, तो स्टेट प्रोवाइड कराएगी। स्टेट का काम था ऐसे लॉयर को प्रोवाइड कराना जो कि गरीब शख्स है। तो इसी की वजह से जो मजिस्ट्रेट है उसने ये शांति के लिए क्या है, तो एक एडवोकेट को हायर कर दिया था। तो अब जो हमने डिस्कस किया, जो 4 की है, यानी कि जो हमारे 4 की हैं किसमें, क्रिमिनल जस्टिस में, तो कौन कौन है, तो पहला आता है हमारा पुलिस, दूसरे पे पब्लिक प्रोस्पेक्टर, तीसरे पे डिफेंस लॉयर और चौथे पे जज। डिफेंस लॉयर अभी जस्ट हमने जो एक स्टोरी डिस्कस की उसमें डिफेंस लॉयर का रोल किसने प्ले किया था, तो कमला राव ने किया था, कमला राव के द्वारा किया गया था, जो कि शांति काम वाली बाई थी, तो उसकी ये डिफेंस लॉयर थी। पुलिस का काम हमने देखा कि किस तरीके से पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और जो भी एविडेंस मिले उसको किस तरीके से कलेक्ट किया। और जज का काम होता है प्रॉपरली जो भी निर्णय होता है वो अपने दलीलों के आधार पर, सबूतों के आधार पर, विटनेस के आधार पर वो अपना फैसला सुनाता है। अब जो टॉपिक है हमारा वो है कि क्या क्राइम के किसी भी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस का क्या रोल रहता है। तो पुलिस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है किसी भी क्राइम को क्या करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और जितने भी जो एविडेंस मिलते हैं, जितने भी विटनेस के जो स्टेटमेंट होते हैं, उन सबको कलेक्ट करने में क्या है, एक पुलिस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। पुलिस को ये रिक्वायर्ड रहता है कि वो जितनी भी इन्वेस्टिगेशन करे, इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे जितने भी उसके पास एविडेंस, आई विटनेस के स्टेटमेंट हो और जो भी रिकॉर्ड हो, वो सब क्या करे, कोर्ट में जाकर के प्रॉपरली पेश करे। और ये रहता है और पुलिस का ये भी काम रहता है कि जो भी एविडेंस के आधार पे जो भी पर्सन गिल्टी पाए जाते हैं उस पर क्या करे, वो उसे अरेस्ट करे और ऐसे पर्सन की और उस पर्सन का जो चार्जशीट है वो कोर्ट में फाइल करे। तो ये सारा काम किसका रहता है, एक पुलिस का रहता है। कब, किसी भी क्राइम के इन्वेस्टिगेशन में। पुलिस के पास ये अधिकार नहीं रहता है कि वो किसी भी पर्सन को क्या करे, गिल्टी ठहरा सके या निर्दोष साबित कर सके। ये काम रहता है जज का। ये जज डिसाइड करता है कि कौन सा पर्सन गिल्टी है और कौन सा इनोसेंट पर्सन है। पुलिस उस पर्सन को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश कर सकती है जो भी क्राइम के इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जो भी उसके पास एविडेंस मिले या जो भी विटनेस की जो स्टेटमेंट है उसके आधार पे वो बस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हो और 24 आवर्स के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करना है। पुलिस का ये अधिकार रहता है कि वो पब्लिक के जो ह्यूमन राइट्स हैं उसका प्रोटेक्ट करे और रिस्पेक्ट करे। पुलिस के पास ये अधिकार नहीं रहता है कि वो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे किसी भी पर्सन को क्या कर सके, या तो टॉर्चर कर सके, पीट सके या गोली मार सके। ये सारा पुलिस के पास अधिकार नहीं रहता। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 22 के तहत बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 ये कहता है कि हर एक पर्सन के पास क्या है, ये अधिकार है कि वो अपने डिफेक्ट में एक लॉयर को हायर कर सके और अरेस्ट करते टाइम वो पूछ सके कि उसे किस जुर्म में अरेस्ट किया जा रहा है। अगर हम बात करें
और जैसे ही अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर क्या है, मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करना है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 22 में ये कहा जाता है कि द राइट नॉट टू बी इल ट्रीट टू और टॉर्नेट ड्यूरिंग द अरेस्ट और इन अ कस्टडी, यानी कि अगर पुलिस के द्वारा किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो अरेस्ट के टाइम पर पुलिस के पास ये अधिकार नहीं है कि उसके साथ दुर्व्यवहार करे। तो ये सारे जो अधिकार है वो किसमें, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 22 में दिए गए हैं उन पर्सन के लिए जिसे पुलिस अरेस्ट करती है। एक राइट्स ये भी दिया गया है कि कोई भी पुलिस किसी भी 15 साल के लड़के या लड़की को अरेस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए वो सिर्फ पुलिस स्टेशन में ही बुला सकती है, ना कि अरेस्ट कर सकती है। तो ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन है। अब जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल रहता है क्रिमिनल जस्टिस में, यानी कि क्रिमिनल जस्टिस के यहाँ पे जैसे दिया गया जो हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसका जो रोल रहता है वो क्या रहता है, किसी जो भी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कराए या जो भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है उसका चार्जशीट कहाँ करना, तो कोर्ट में उसका चार्जशीट करना। प्रोसिक्यूटर का ये भी काम रहता है कि वो क्या करे, प्रोसिक्यूशन ऑन द जो भी हमारा पब्लिक प्रोस्पेक्टर होता है, यानी कि जो हमारे स्टेट के द्वारा जो वकील प्रोवाइड कराया जाता है उसका मेन काम ये रहता है कि वो कोर्ट में रह कर के निष्पक्ष होकर के कोर्ट के अंदर जितने भी विटनेसेस हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब कोर्ट के सामने रखे, जिसके वजह से क्या है कोर्ट एक सही डिसीजन ले सके। तो जो हमारा पब्लिक प्रोस्पेक्टर होते हैं वो कौन होते हैं, तो ये स्टेट के द्वारा प्रोवाइड कराए जाने वाले वो वकील होते हैं जो कि गरीब लोगों के लिए कोर्ट में अपना केस लड़ते हैं, जिन्हें पब्लिक फीस ना दे करके कौन फीस पे करती, तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें पेमेंट दिया जाता है। अब बात करते हैं कि रोल क्या रहता है जज का, किसी भी कोर्ट में रोल क्या रहता है किसी भी जज का। तो कोर्ट में जो जज का जो मेन काम रहता है वो ये रहता है कि जितने भी जो विटनेस के द्वारा गवाही दिए जा रहे हैं या जो इन्वेस्टिगेशन के द्वारा पुलिस के द्वारा जो भी एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं उन सबको क्या करना, एक तरीके से देखना, और जो भी डिफेंस लॉयर के द्वारा जो दलीलें प्रस्तुत की जा रही है उन सबको जांच करना, और ये डिसाइड करना है कि कौन पर्सन गिल्टी है और कौन इनोसेंट है, किसके बेस पे जो भी एविडेंस प्रेजेंट किए जा रहे हैं, जो भी विटनेसेस के जो स्टेटमेंट है उसके आधार पर। फिर अगर कोई पर्सन गिल्टी पाया जाता है तो उसे जेल या इम्पोज यानी कि जेल में भेजा जाता है या उस पर फाइन लगाने का काम कौन करता है, तो जज का काम होता है। और यदि वही कोई पर्सन इनोसेंट पाया जाता है तो उसे जेल से रिहा करने का आदेश कौन देता है, तो एक जज के द्वारा ही दिया जाता है। अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, तो व्हाट इज अ फेयर ट्रायल, यानी कि फेयर ट्रायल कहते किसे हैं, अब हम इसके बारे में समझेंगे। फेयर ट्रायल का मतलब होता है एक तरीके से निष्पक्ष होकर के अपना आदेश यानी कि निर्णय लेना। यदि हम थोड़ी देर पहले जो स्टोरी डिस्कस किया था मिसेस शिंदे का और शांति का, तो यदि अब कैसे कोर्ट ने एक निष्पक्ष फैसला सुनाया कि शांति एक इनोसेंट पर्सन है इसलिए उसे छोड़ दिया जाए। तो निष्पक्ष फैसला सुनाने का मतलब ये होता है कि जब जज सारे एविडेंस और जितने भी जो विटनेस की जो स्टेटमेंट होती है, जो भी इन्वेस्टिगेशन के द्वारा जो भी सबूतें मिलते हैं उसके आधार पे क्या करता है, तो जज अपना एक फैसला सुनाता है जो कि क्या होता है, निष्पक्ष होता है, ना कि किसी एक पर्सन के फेवर में। यदि जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले जो स्टोरी डिस्कस किया था उसमें यदि ऐसा होता कि जितने भी जो विटनेसेस और जो भी एविडेंस
पेश किए गए थे कोर्ट के अंदर, मजिस्ट्रेट के द्वारा एक निष्पक्ष फैसला सुनाया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि शांति एक इनोसेंट पर्सन है और उसे छोड़ दिया जाए, और उसके जो भी पैसे इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे जब्त किए गए थे वो सारे पैसों से लौटा दिए जाए। तो यहाँ पे जो हमारा फेयर ट्रायल होता है वो यही होता है कि किस तरीके से जो जज होता है वो दोनों पक्ष के वकील की दलीलें सुन के इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे जो भी विटनेस या जो विटनेस के जो स्टेटमेंट है या जो भी सबूतें मिली है उसके आधार पे क्या करना, किसी भी पर्सन को निष्पक्ष होके गिल्टी या इनोसेंट, कि कौन सा पर्सन गिल्टी है या कौन सा पर्सन इनोसेंट है उसका फैसला सुनाना किसका काम रहता है, तो वो जज का काम रहता है। और वो किसके बेस पे करता है, तो अपने एविडेंस के बेसिस पे करता है। तो यही होता है हमारा फेयर ट्रायल, यानी कि इस निष्पक्ष होकर के बिना किसी भेदभाव के क्या करना, फैसला सुनाना। तो जो कि हमने किया है थोड़ी देर पहले एक स्टोरी के माध्यम से ये समझा कि एक जज ने किस तरीके से बिना कोई निष्पक्ष बिना कोई भेदभाव किए क्या है एक ऐसा फैसला सुनाया जो कि सही साबित हुआ। तो फ्रेंड्स ये था हमारा डिस्कशन, जिसमें से आज हमने क्या देखा कि फेयर ट्रायल किसे कहते हैं, पब्लिक पुलिस का रोल क्या होता है, और जो हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसका क्या रोल होता है, पुलिस का क्या रोल होता है, जज का क्या रोल होता है, और हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट्स हो तो आप अपना डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख देना। कल जो हम अपना 7 चैप्टर डिस्कस करेंगे तो उससे पहले डिस्कस करने से पहले हम अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, तब जा करके हम अपना नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।